उस टाइम क्या स्थिति होगी। और जब चुनाव लड़ने का नंबर आया तो भारत में किसी ने सहयोग नहीं दिया। भारत के मुसलमानों ने, बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। अगर ये हमारे दुश्मन होते तो कभी ऐसा अवसर नहीं देते। मुसलमानों को पता था कि विद्वान आदमी है, शिक्षित आदमी है, आगे जाएगा तो पूरे भारत का कल्याण होगा, पूरे भारत का भला होगा, इसलिए संविधान सभा में भेजा। मैं दोस्त और दुश्मन की पहचान बता रहा हूं। तो आर्टिफिशियल दुश्मन अखबार मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में एक वर्ग को देश का जो दुश्मन बताया गया उसकी कहानी बता रहा हूं। अशफाक उल्लाह खान आजादी के आंदोलन में फांसी के फंदे पर चढ़ा था। हजारों लाखों मुसलमानों ने भारत की आजादी के आंदोलन में कुर्बानियां दी हैं। आजाद होते ही वो भारत के दुश्मन हो गए, कतई संभव नहीं है। ये चीजें ध्यान में रख के अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें एक एक करके ठीक होती जाएंगी। चौधरी छोटू राम जी पंजाब के रहने वाले थे, सिर्फ पंजाब लाहौर तक उनकी पार्टी का शासन था। 1922 से लेकर 45 तक यूनिस्ट मिशन पार्टी का शासन था, खुद पार्टी के मालिक थे और सर हयात खान को उन्होंने अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री बनाया। अगर मुसलमान दुश्मन होते तो चौधरी छोटू राम हयात खान को प्रधानमंत्री नहीं बनाते। यह आजादी से पहले की बात बता रहा हूं। जब तक चौधरी छोटू राम और हयात खान रहे, पूरे लाहौर तक, यहां हरियाणा पंजाब से लेकर लाहौर तक मुस्लिम लीग पैर नहीं पसार सकी। इतनी एकता और इतना भाईचारा था। जब साइमन कमीशन आया, भारत में साइमन कमीशन आया, तो डॉक्टर बाबा साहब महाराष्ट्र के रहने वाले और चौधरी छोटू राम पंजाब के रहने वाले और वर्मा जी यूपी के रहने वाले, जब पूरे देश में गांधी एंड उसकी कंपनी साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी, लाला लाजपत राय एंड सारे लोग, तब चौधरी छोटू राम, बाबा साहब और वर्मा जी कह रहे थे साइमन कमीशन वेलकम, साइमन कमीशन भारत आओ। तीनों के विचार उस जमाने में एक थे, तो क्या आज हमारे विचार दोबारा एक नहीं हो सकते? हम सारे लोग इन्हीं महापुरुषों की संतान है। दोबारा एकता स्थापित की जा सकती है, एकता हो सकती है। एकता कब आएगी? मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूं। वहां छुआछूत नाम की चीज में जब से पैदा हुआ तब से लेके आज तक मैंने नहीं देखी। आज तक कोई जातीय दंगा नहीं हुआ। अगर एक जाति का दूसरे जाति के साथ झगड़ा हो जाता है तो दोनों जातियों के लोग आधे उधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं, आपस में झगड़ा नहीं होने का, जातीय दंगा नहीं हुआ। आज तक सांप्रदायिक दंगा भी नहीं हुआ झुंझुनू में हिंदू मुसलमान का। क्यों नहीं हुआ? कि फूले और बाबा साहब के मिशन को आजादी से पहले उन लोगों ने अपना लिया था। इतनी शिक्षा आ गई लड़कों में, लड़कियों में, आम आदमी में, ये सारी चीजें दूर चली गई। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अभी फिलहाल भारत की स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। हमारे खिलाफ चीज तैयार हो रही है और हम ही लोगों से उसका समर्थन करवाया जा रहा है। रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। एक तो पर्टिकुलर जाति को छोड़ के बाकी जातियों से रिजर्वेशन समाप्त किया जाए, इसका समर्थन करवाया जा रहा है।
किसानों की जमीन छीनने का कानून बनाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। कुछ एक किसानों को छोड़ के बाकी किसानों और नेताओं से कहवाया जा रहा है कि कानून बहुत अच्छा, अपने लोगों से समर्थन किया जा रहा है। 3 कृषि कानून, खेती के अलावा जिनके पास खेती नहीं है उनकी जो पूरी हालात होने वाली है, वो जब पढ़ोगे अपने बच्चे 10 रुपए की कॉपी निकलती है, ई-मित्र से निकलवा सकते हो। तीनों कानूनों का अध्ययन करना चाहिए। जिसके जमीन नहीं है उसकी उससे भी ज्यादा मौत है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी है। जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे ही ये व्यापारियों की न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी है। भारत की सारी चीजों पर एक एक करके कब्जा हो गया है। आखिरी ये जमीन का खेल बचा है। ये इस कानून के माध्यम से निपटा देंगे। अडानी अंबानी को देश की सारी संपत्ति देना चाहते हैं। इस आंदोलन के बहाने एक कानून रुका हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अमेंडमेंट हो रहा है। पूरे भारत की बिजली राज्य सरकारों से छीन के अडानी को दी जा रही है। उसकी तैयारी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में हो रही है। और अडानी बिजली को शेयर मार्केट से जोड़ेगा। आप जनप्रतिनिधि बैठे हुए इसलिए बता रहा हूं मैं नई चीज। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे बिजली के दाम बढ़ेंगे। इसके प्लांट पूरे भारत में बनने शुरू हो गए। कानून बना नहीं, उससे पहले प्लांट बनने शुरू हो गए। जिसका एक बहुत बड़ा प्लांट आपके यहां से लाई जा रही है, मेरे झुंझुनू में बड़ा दशरापुर गांव में। तो बिजली भी हाथ से जाएगी। और जो ये कह रहे हैं कि नहर का पानी पीने को हर घर में भेजेंगे, नल लगाएंगे, वो पानी का ठेका भी पूरे भारत का एक कंपनी के पास। अपन सोच रहे हैं कि यूं पानी पिलाएंगे। जितना पानी उस नल से आएगा, पहले मीटर लगा के जाएंगे घर में, बाद में पानी आएगा, उसका बिल बिजली बिल से भी ज्यादा आएगा। सारी चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक नहीं फेल करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। जिस मकान की नींव कमजोर हो जाएगी वो मकान बचेगा क्या? बिल्कुल गिरेगा। 8वीं तक फेल मत करो और फिर बोर्ड की परीक्षा देंगे तो सब तक फेल हो जाएगा। तो घर वाले कहेंगे बेटा तेरी किस्मत में ये लिखा था, चल मजदूरी पर जा। प्लानिंग के तहत भारत की बहुमत जनता को मजदूर बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी हमारे लेबर इंस्पेक्टर कह रहे थे कि शिक्षा को बढ़ावा दो, शिक्षा बहुत बड़ी पूंजी है। डायरेक्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट शिक्षा की परीक्षा की जरूरत ही नहीं, अपने लोगों की सीधी भर्ती कर रहे हैं। हर नौकरी में नया नया कानून बना के नौकरियां हमारे लोगों की समाप्त कर रहे हैं। 4 दिन पहले का अखबार आपने पढ़ा होगा, 7 तारीख का राजस्थान पत्रिका, उसमें खबर आई है कि 1 लाख सैनिक कम करेगी भारत सरकार। 1 लाख इलाके के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सुबह 4 बजे दौड़ रहे हैं, मैं सेना में भर्ती होऊंगा, मेरे को रोजगार मिलेगा, देश सेवा का मौका मिलेगा। नए लोगों की छोड़ो, जो ड्यूटी पे रहे उनको 1 लाख कम निकालने का कानून बना चुके हैं। तैयारी हो गई, अखबार में घोषणा हो चुकी है। जब सेना कम करी जा रही है, इसका मतलब भारत में आतंकवाद खत्म हो गया। और आतंकवाद खत्म हो गया, इसका मतलब ये लग रहा है कि आतंकवादी कहीं यही तो नहीं थे जैसे अभी नक्सली हमले में बीजेपी का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जब हमारे जहन में पैदा नहीं होंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब आप देखो, किसान आंदोलन लड़ रहे हैं। सरदारों ने जब आंदोलन की शुरुआत करी तो उनको खालिस्तानी कहा गया।
फिर उसमें हरियाणा के जाट और दूसरी जातियां यादव गुर्जर मीणा शामिल हो गए तो उनको देशद्रोही कहा गया। नक्सली लोग जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नक्सलवादी कह के गोली मारी जा रही है। हरियाणा में जाटों ने रिजर्वेशन मांगा, राजस्थान में गुर्जरों ने रिजर्वेशन मांगा, गुजरात में पटेलों ने रिजर्वेशन मांगा और महाराष्ट्र में मराठाओं ने रिजर्वेशन मांगा। देशद्रोही घोषित करके गोली मारी गई, 1% भी रिजर्वेशन नहीं दिया। जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी इन चीजों से नवाजा जा रहा है। और ये जो बहुजन क्रांति मोर्चे के बैनर नीचे आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, थोड़े दिन पहले यहाँ उन्हीं लोगों का कार्यक्रम हुआ था। आज आप अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलने की बात कर रहे हो, शिक्षा की बात कर रहे हो, अपने हक और अधिकार बचाने की बात कर रहे हो। आपको आतंकवादी बताया जा रहा है कि आतंकवादी है, जब सारे देश के लोग ही SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सारे ही आतंकवादी और खालिस्तानी हैं, तो फिर इस बात का रखवाला कौन है? यह सड़क किसने बनाई? जो हम लोगों को आतंकवादी खालिस्तानी कह रहे, सड़क किसने बनाई? मजदूरी हम करते हैं, हमारे लोगों ने बनाई। मकान किसने बनाए? स्टेडियम किसने बनाया? टेंट किसने लगाया? देश में जो दिन भर मेहनत करके इस देश का जो निर्माण कर रहे हैं, उनको गलत भाषाओं से नवाजा जा रहा है। कौन जवाब देगा इसका? हम लोगों को देना होगा। और वो ताकत किसके पास है? हमारे पास है। मैं 96 में मोतीलाल कॉलेज में पढ़ने आया था, झुंझुनू में। 96 से लेके आज तक जो भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री झुंझुनू आया, उसको हमने बगैर विरोध किए, बगैर झंडे दिखाए आज तक वापस नहीं जाने दिए। आज तक मैं किसी लाड साहब से नहीं डरता, मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर हो, लाड साहब हो, घंटाजी हो, किसी से नहीं डरता। मैं जनता से डरता हूं। क्यों डरता हूं? ताकत आपके पास है। और ये बात जो मैंने मेरे इलाके में बताई लोगों को कि झुंझुनू में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सारे आंदोलन लड़के मैंने खुलाई। भगड़वीड़ का टोल टैक्स उखाड़ के मैंने फेंका। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में हम जेल गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी। घनश्याम जी तिवारी उस शिक्षा मंत्री थे, बोले नवरात्रा में नहीं उठेंगे। रात को 11 बजे नवरात्रा टूट गए, फीस वापस कम हुई। ये जो स्थिति खराब हो रही है, इसलिए हो रही है जिस इलाके का, जिस क्षेत्र का नेता कमजोर होता है, उसकी जनता सबसे ही कमजोर हो जाती है। अपने इलाके में बहादुर और योद्धा नेताओं को खड़ा करो, तब समस्याओं का समाधान होगा। जब मैं निर्दलीय जीता जिला परिषद का मेंबर अभी इस चुनाव में, तो मैंने पहले कहा था कि मेरे इलाके में खेती होती है ट्यूबवेल से, कुएं से। 20,000 बहुत बड़ी राय थी, 20,000 60,000 की, 80,000 की किसान के। मैंने कहा जीतते ही अगले दिन बंद हो जाएंगे। तो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी हूं मैं, या कोई पार्टी से थोड़ी जीता था। लोगों ने भरोसा किया, एक तरफी पोलिंग करी, दोनों पार्टियों की हालत खराब कर दी, जीता। अगले दिन ही पावर हाउस को घेराव के 20,000 का लफड़ा खत्म कर दिया। ताकत किसके पास है? हमारे पास ताकत है। हम सोचते हैं नेता के पास ताकत है, नेता के पास ताकत नहीं, जनता के पास ताकत है। इस ताकत को पहचानो। अपने इलाके में जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाओ, पार्टी को छोड़ो, आदमियों को पकड़ो। जब संकट आ जाए तो आदमी रात को 2 बजे फोन करे तो भी बुला ले, हाजिर मिले, ऐसे आदमियों को पकड़ो। हमने पार्टियों को पकड़ा, तब सत्यानाश हो गया सारा सारा। मैं आपसे
आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, हमने राजस्थान में किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली दी जाए और जो घरेलू उपभोक्ता है, जो घर की बिजली जलाते हैं, कोई भी हो, उसको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। ये आंदोलन हमने शुरू कर रखा है। झुंझुनों में सारे पावर हाउसों में इसके कार्यक्रम हो चुके हैं। आप जनप्रतिनिधि भी बैठे हो, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनता के साथ रहता है। जन का मतलब जनता। और बाकी जो है वो जनप्रतिनिधि नहीं, वो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। जो लोग अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और जो जनता के साथ खड़े होके जनता के मुद्दों को उठाते हैं वो जनप्रतिनिधि हैं। तो पार्टी नहीं जिताती, जनता जिताती। और जनता के सामने संकट है, आज नौकरी नहीं है, पूरे इलाके के हालात खराब है, बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, रोजगार के साधन नहीं है, शिक्षा के हालात खराब हो गए हैं। रोज रोज कोरोना बीमारी का बहाना करके पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था उसका भट्ठा बैठाया जा रहा है। जहाँ चुनाव हो रहे, रैलियां हो रही, लाखों लोग आ रहे हैं, वहां कोरोना नहीं है। जहाँ नहीं है वहां जबरदस्ती कोरोना घुसेड़ा जा रहा है। किसी के कोई रोग ही नहीं है फिर भी जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए, यानी देश का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। ये जो कृषि कानून बना ये कोरोना काल में बना, जो लेबर एक्ट में संशोधन हुआ वो कोरोना काल में हुआ। जितने भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं वो कोरोना का बहाना बना के हो रहे हैं। तो आप भाइयों से मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे आज क्योंकि इस कार्यक्रम में नौजवान, बहुत बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री दी जाए। ये मांग आपको सोशल मीडिया पे चलानी है पूर्णतः। जल्दी हम राज्य की सरकार को घेरेंगे जयपुर में और ये मांग हर हाल में आपकी पूरी करवाएंगे। बस आपको ये अभियान चलाने की जरूरत है। आज राजस्थान बिजली में पूरे भारत में 1 नंबर पे आ गया है। सौर ऊर्जा से यहाँ बिजली बन रही है, कोई खर्चा नहीं है। पवन ऊर्जा से यहाँ बिजली बन रही है, कोई खर्चा नहीं है। फिर भी पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली राजस्थान के लोगों को दी जा रही है। इसलिए इस मुद्दे पर आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सब साथ सहयोग करेंगे। हम सारे लोग मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे। और जिस आतंकवादी ने यहाँ इसी गांव में जो भाषण दिया था कि ये बाम सेफ और दूसरे संगठन भारत में आतंकवादी खड़ा कर रहे हैं, अगर अपने आप को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा रोजगार को बचाने के लिए अगर हमें आतंकवादी कहा जाता है तो बिल्कुल हम आतंकवादी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, बिल्कुल है। तो जिसको उखाड़ना है वो उखाड़ लेना। सिर्फ दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की जरूरत है। हम जाटों में इस इलाके में हम थोड़ा घूमेंगे, जो हमारे बीच में गैप है उसको भी धीरे धीरे हम खत्म करेंगे। जाट, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सब लोग मिलके अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ो। किसी के भी कोई संकट आए तो ये मैं सोचो कि ये शेड्यूल कास्ट का संगठन है तो हम OBC के लोग नहीं जाएंगे या मुस्लिम नहीं जाएंगे। किसी भी भाई पे कोई संकट आए सारे मिलजुल के लड़ाई लड़ो। ये किसानों का आंदोलन नहीं है दिल्ली में, ये भारत में आजादी की लड़ाई है। 47 में आजादी हम लोगों को नहीं मिली, 47 में उन लोगों को आजादी मिली जो आज भारत में राज कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है और जिसको टिकट देते हैं वो सिर्फ एक दलाल और भड़वे टाइप के व्यक्ति को देते हैं। जब भी हमारे ऊपर संकट आए, आज 25 सांसद है राजस्थान में बीजेपी के, उसमें हनुमान जी को छोड़ के 24 के 24 सांसद जो फोरम में तो लिखते हम किसानों का प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली के चारों तरफ लाखों लाख किसान बैठे, एक भी सांसद किसान के पक्ष में बोला क्या? नहीं बोला। इसका मतलब वो हमारा प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी का प्रतिनिधि है। और ऐसे प्रतिनिधियों का
विरोध करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार भी उनका करना चाहिए, ब्याह शादियों में न्यूनतम देने और बुलाने के बजाय उसका विरोध करना चाहिए। हरियाणा पंजाब के लोग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जिन्होंने इनको वोट दिए, लेकिन आज वोट देने के बाद उस संकट में उनके साथ नहीं है, तो वो सारे लोग अपने नेताओं का विरोध कर रहे हैं। आज आप लोगों ने मेरे को जिताया और जीतने के बाद अब आप पे कोई संकट आए और मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूं, तो आप लोगों को पहले मेरे को समझाना चाहिए। फिर नहीं मानूं तो फिर मेरा विरोध करना चाहिए, पुतले दहन करने चाहिए, और फिर भी नहीं मानूं तो ऐसे कार्यक्रम में बुला के मुझे चूत देने चाहिए, तब समस्याओं का समाधान होगा। बहुत सी बातें करनी थी क्योंकि हाथला साहब बोलेंगे आप भी सुबह से बैठे हैं, दोबारा मौका मिलेगा जरूर। हम क्योंकि ये बिजली का आंदोलन हम चला रहे हैं तो हर जिले में हम जाएंगे। किसानों के इस आंदोलन में कोई जुड़ना चाहे, फ्री बिजली के आंदोलन में कोई जुड़ना चाहे, तो ये प्रोग्राम होने के बाद जो भी व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहे वो 5-10 व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे, अपने मोबाइल नंबर दे के जाएंगे, अपना एड्रेस पता दे के जाएंगे, ताकि ये जो मुहिम पूरे राजस्थान में चल रही है इसको हम खड़ा करें और इस आंदोलन के बहाने पूरे राजस्थान का जो गरीब जनता है उसको इकट्ठा करके राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो हमारी मांगे है वो पूरी करवाएं। आपने मेरे को सुना, बोलने का मौका दिया, जो मान सम्मान दिया, आप सभी क्षेत्र के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय फूले, जय भीम, जय भारत भूमि।